हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस। हम लोग आज यहाँ पर अपने चैप्टर चैलेंजेस एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि कैसे यहाँ पर आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है एंड इंडिया के सामने ये क्वेश्चन आता है कि हु आफ्टर नेहरू। इट मीन्स अब नेहरू जी के बाद इंडिया की लीडरशिप को कौन संभालेगा। जो पॉलिसीज जो थॉट प्रोसेस नेहरू जी आगे लेकर के चल रहे थे, क्या हम उन्हें सस्टेन कर पाएंगे? क्या एक हमें डेमोक्रेटिक लीडर नेहरू जी जैसा दोबारा मिलेगा? उसका आंसर हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि हाँ, वो सारी चीज़ें हुई। हमें दो नए लीडर्स मिलते हैं, दो हमारे सामने एक मैच्योर लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अब आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इलेक्शन के बारे में जिस इलेक्शन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को या फिर हम कहें पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को टोटली यहाँ पर बदल करके रख दिया। ठीक है, इस इलेक्शन के बाद से आपको देखने को मिलेगा कि कैसे सोशलिज्म का धीरे धीरे राइज होता है, कैसे जो पॉलिटिक्स है वो एक मास पॉलिटिक्स में कन्वर्ट होती है और उस मास पॉलिटिक्स का जो बेस होगा वो होगा आपका लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इन्हीं इलेक्शंस में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि गरीबी हटाओ जैसे नारों को ऊपर लेकर के आती है कांग्रेस पार्टी। साथ ही में इन्हीं इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर ड्यू टू इंटरनल स्ट्राइफ स्प्लिट्स होते हैं और वहाँ पर एक तरफ होती है आपकी कांग्रेस पार्टी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और दूसरी तरफ होती है आपकी इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप। तो बहुत कुछ है अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने को। स्टार्ट करते हैं अपना आज का यहाँ पर हम लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो 1967 के हमारे इलेक्शंस थे, इन इलेक्शंस का यहाँ पर बैकग्राउंड क्या था। तो इन इलेक्शंस का बैकग्राउंड अगर अपने पिछले लेक्चर्स को देखें ना तो समझ में आ जाएगा। वो बैकग्राउंड क्या रहा होगा। हमने दो वॉर्स देखी होती हैं, उन वॉर्स में इंडिया का क्या है, यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनका ड्रेन होता है। क्विक सक्सेशन में हमने दो प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया के खोए होते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को। साथ ही में इंडिया के सामने एक ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इतने जल्दी जल्दी दो सक्सेशन यहाँ पर जब आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर के जाते हैं तो पॉलिटिकल सेटअप यहाँ पर अब कैसा होगा। उसका जवाब मिलता है हमें कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर से ही थ्रू अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक नई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर हम कहें एक फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी के रूप में। अब इनको यहाँ पर देखा जा रहा था एक पॉलिटिकल नुवाइस के रूप में। ठीक है, इनकी इमेज कैसी थी कि ये पॉलिटिकली इतनी मैच्योर नहीं है और जब भी कोई एक पीएम पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन है, इट मीन्स जो पार्टी की लीडरशिप है, जो पार्टी के प्रेसिडेंशियल यहाँ पर लोग हैं, जो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट अपोजिट टू डैट, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल और लीडरशिप के जो स्किल्स थे, आफ्टर यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं, हमने देखा लास्ट अपने उसमें लेक्चर में कि कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं और एक यहाँ पर ह्यूज मार्जिन से यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के लिए वोट किए जाते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनकर के आती हैं। बट आफ्टर दैट क्विक सक्सेशन में एक नया इलेक्शन हमारे सामने होते हैं, वो होते हैं इलेक्शन ऑफ 1967। अब ये इलेक्शन ऑफ 1967 जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि इस इलेक्शन में इंडिया के पास एक प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होता है, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होता है जो कि पॉलिटिकली बहुत नोवाइस हैं। इट मीन्स उनको कंसिडर किया जाता है कि वो पॉलिटिकली इतने मैच्योर नहीं है। बट जब ये इलेक्शन ग्राउंड में उतरती हैं तो ये दिखाती हैं कि कैसे ये अपनी एक खुद की आइडेंटिटी को अपनी पार्टी की आइडेंटिटी से भी ऊपर लेकर के जाती है। इट मीन्स जो कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया की आइडेंटिटी थी, जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से निकल करके आ रही थी, उस आइडेंटिटी से भी बड़ी आइडेंटिटी ये अपनी खुद की क्रिएट करती हैं और अपनी खुद की आइडेंटिटी के बेसिस पर ये इलेक्शन जीत करके आती हैं। और जब एक ऐसा लीडर जो पॉलिटिकल नॉइस कंसिडर किया जा रहा था, जब वो अपनी खुद की आइडेंटिटी के बेसिस पर इलेक्ट होकर के आएगा इन दी पार्लियामेंट, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन है उसे अनकंफर्टेबल थोड़ा फील होगा, क्योंकि अब वो जो पॉलिटिकली नोवाइस लीडर जिसे कंसिडर किया जा रहा था, अब वो उतनी ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं देगा यहाँ पर
ऑर्गेनाइजेशन को, जो उसकी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, ये एक बैकग्राउंड था, ये हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। अब देखते हैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इकोनॉमिक बैकग्राउंड में क्या होगा, 2 वॉर्स हमने लड़ी, उनकी वजह से हमारा काफ़ी एक्सपेंडिचर हुआ, और वो एक्सपेंडिचर कहाँ पर होगा, वो होगा मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इट मीन्स जब हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सोशल सेक्टर से, एजुकेशन से, हेल्थ से अपने मनी को, अपने रिसोर्स को डाइवर्ट करेंगे। साथ ही में इसको क्या कंपनी कर रही थी, एक चीज़ कर रही थी, वो है फूड इनसिक्योरिटी। इट मीन्स इंडिया के पास इतने ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट में फूड रिजर्व्स नहीं थे, इतनी फूड प्रोडक्शन नहीं थी कि इंडिया अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। हम क्या कर रहे थे, बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। और उस समय क्या था, हमने पैक कर रहा था, पैक कर रखा था, मतलब हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि $1 के सामने कितने रुपए होंगे। इसका मतलब अगर हमें $1 बाई करना है तो हम कितने रुपए आपको देने के लिए तैयार हैं। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। बट इससे होगा क्या, अगर हम ₹5 देने के लिए, सपोज दैट, ठीक है, आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट लेनी है। अब आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे ये चॉकलेट लेनी है और मैं इसके ₹5 से ज़्यादा नहीं दूंगा, बट मार्केट में उसकी एमआरपी कितनी है, वो है ₹10। तो क्या इसको सस्टेन कर पाएंगे आप, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको वो, कहीं ना कहीं आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो सेम जब हम यूएसए से फूड को इंपोर्ट कर रहे थे तो उसकी पेमेंट हम कैसे करेंगे, डॉलर्स में करेंगे। बट डॉलर्स में पेमेंट करने के लिए डॉलर्स होने तो चाहिए हमारे पास। डॉलर्स कैसे आएंगे, उसे हम रुपीज़ के थ्रू बाई करेंगे। अब रुपीज़ को तो हमने बोल रखा था कि हम इतने में ही खरीदेंगे डॉलर। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा था कि $1 के हम ₹5 ही देंगे। बट क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट था वो डिपेंडेंट था यूएसए के ऊपर, तो यूएसए ने बोला कि नहीं, हम आपको ₹5 में $1 नहीं देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी अपनी करेंसी की। डिवैल्यूएशन मतलब क्या है, आपकी जो करेंसी की वैल्यू है, इट मीन्स जो डॉलर के सामने ₹5 आप दे रहे थे उसको आप बढ़ाइए। ठीक है, अब आप उसको हमें ₹7 दीजिए। तो डिवैल्यूएशन आप करोगे अपनी करेंसी की और हो जाएगी हमारी करेंसी डिवैल्यू होकर के ₹7। अब आपको लग रहा होगा सर सिर्फ ₹2 का ही तो डिवैल्यूएशन है, इसका परसेंटेज आप निकाल करके देखो, आपको नियर अबाउट 40% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर 40% से हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। इसकी अगर आप लोग प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, आज ₹80 में $1 मिल रहा है, अब इसका 40% निकालो, 35-37 रुपीज़ डिवैल्यू हो जाए। ठीक है, बढ़ जाए मतलब 100 प्लस चला जाए डॉलर। ठीक है, तो कितना बड़ा यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये उस समय हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम थी। और जब भी हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी तो इसका क्या होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेकर के देते हैं कि डिवैल्यू होती है करेंसी, उससे क्या होता है। सपोज दैट हमने एक आइटम है, सपोज हमने टीवी हमें यहाँ पर ऑर्डर करनी है, वो आ रही है यूएसए से। ठीक है, और अभी हमें क्या है, टीवी की प्राइस क्या है, $100। ठीक, टीवी के प्राइस क्या है यहाँ पर, $100, और $1 कितने रुपीज़ का चल रहा है आज, ₹80 का। इट मीन्स ₹8000 की वो टीवी हमें यहाँ मिल रही है। ठीक है, ₹8000 की टीवी हमें मिल रही है। बट अगर यहीं पर 40% से हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जाए, ठीक है, तो ये ₹80 जो थे कितने हो जाएंगे, इसको हम लोग कैलकुलेशन की ईज करने के लिए इसको कंसिडर कर लेते हैं ₹30। ये हो जाएगा हमारा सामने ₹110। इट मीन्स अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे डॉलर में तो ये हो जाएगा 11,000। इट मीन्स जो टीवी पहले हमें 8,000 में मिल रही थी वो हमें अब कितने में मिलेगी, 11,000 में। अब यही जो सेम टीवी का एग्जांपल है ना, ये आप दूसरी आप कमोडिटीज़ को लेकर देख लो, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। एक ऐसे कंट्री में जो कि पहले ही इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसके पास नहीं है, उस कंट्री के अंदर महंगाई बढ़ रही है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर पहले से ही गरीबी इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट है, उस कंट्री के अंदर महंगाई बढ़ेगी। इससे क्या होगा, लोगों को गुस्सा आएगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एक ऐसा यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पर महंगाई मार्केट में बढ़ी है। साथ में फ्यूल भी हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, पेट्रोल महंगा होगा, और पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो बाकी सारी कमोडिटीज़ के ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो अगेन बाकी सारी कमोडिटीज़ में भी महंगाई आएगी। तो अब आप लोग इमेजिन करिए कि एक ऐसी सिचुएशन में कंट्री है जहाँ पर वॉर 2 लड़के आई है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं है, पॉलिटिकली इतने ज़्यादा क्लियर सिचुएशन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हिट कौन करेगा, जो
लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। इट मीन्स जो गरीब हैं देश के वो सबसे ज़्यादा हिट करेंगे, और क्योंकि उस समय गरीबी ऐसे भी ज़्यादा थी। तो अब यहाँ पर मास पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा ग्रुप कौन सा होगा? वो होगा गरीब गरीब लोग, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। इनको अगर अपने साथ आप ले लें एज अ वोट बैंक, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये लोग काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन में आपके लिए वोट करेंगे, और आपकी पार्टी जो है या फिर आपकी आइडेंटिटी जो खुद हैं आप, वो आप इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से ओरिएंटेड पार्टीज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, इट मीन्स कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, इन पार्टीज का यहाँ पर क्या है, स्ट्रगल स्टार्ट होगा। इनकी पावर भी इंक्रीज होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सब क्या है, इक्वालिटी की बात करते हैं, और उस समय क्या है, इनइक्वालिटी ड्यू टू इन्फ्लेशन, बंद और हड़ताल बुलाए जाएंगे। ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से साथ में क्या होगा, प्रोटेस्ट होंगे। अब प्रोटेस्ट का सिनेरियो यहाँ पर ऐसा होगा ना कि आफ्टर 1947 हमारी कंट्री पहली बार इतने लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देख रही होगी। इट मीन जो हमारी लीडरशिप है उसको ये समझ में नहीं आएगा कि इस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि ये पहली बार उनके सामने आ रही है। तो उसको देखा जाएगा एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो जब आप एक प्रोटेस्ट को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर देखोगे, तो कहीं ना कहीं उसे आप पुलिस की या फिर फोर्स की हेल्प से उसको सप्रेस करने की कोशिश करोगे। बट वो कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो है नहीं। प्रोटेस्ट जो होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं किसी थर्ड प्रॉब्लम के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करो ना आप। बट कंट्री की मजबूरी ये थी कि ये प्रोटेस्ट हो रहा थी इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। बट उसका सोल्यूशन था नहीं हमारे पास, तो हमने उसको एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देखा। और जब आप यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह से उनको क्या करोगे, आप उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बिटरनेस बढ़ेगी। इट मीन्स गवर्नमेंट को लेकर के अनसेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। और इसी पूरी सिचुएशन के बीच में एक इंदिरा गांधी जैसी लीडर आती हैं, जो खुद को कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया से अलग खड़ा करती हैं और बोलती हैं कि मैं यहाँ पर गरीबों के लिए हूँ, मैं यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा दे रही हूँ। तो लोगों को क्या लगेगा कि सारी प्रॉब्लम जो थी ना वो कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया की वजह से थी। बट ये जो एक स्पेसिफिक लीडर है इंदिरा गांधी, ये उस पार्टी से अलग हैं, और ये हमारी सोल्यूशन यहाँ पर निकल करके लाएंगी। इससे क्या होगा, इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, एक मास लीडर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्या होगा कि अपोजिशन पार्टी, जैसा हमने क्या देखा कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म यहाँ पर बढ़ रहा था। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का मतलब ये है, ये सारी जो आइडियोलॉजीज है ना, सोशलिज्म, कम्युनिज्म या राइट विंग, एक समय तक बिफोर 1967 ये सभी कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर ही थी। हमने पहले बात किया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये सोशलिस्ट पार्टीज और कम्युनिस्ट पार्टीज, ठीक है, जिनकी आइडियोलॉजी है और इनकी आइडियोलॉजी यहाँ फुलफिल नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, ये अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग करेंगी। और जब ये खुद को कांग्रेस पार्टी से अलग करेंगी, तो ये क्या करेंगी, अपोजिशन में जाएंगी, और अपोजिशन में जाकर क्या बोलेंगी, नॉन कांग्रेसिज्म। इट मीन्स कांग्रेस को हटाओ। इसी सीरीज में हमें देखने को क्या मिलेगा, काफी सारे ऐसे लीडर्स होंगे, राम मनोहर लोहिया जी जैसे, जो कि यहाँ पर सोशलिज्म के सपोर्टर होंगे और कांग्रेस के अपोजिट या कांग्रेस को अपोज करेंगे इन ओपन सिनेरियो। ठीक है, इससे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ये लोग यहाँ पर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी या पुअर पीपल यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ गए और महंगाई बढ़ गई। तो इससे हमें देखने को मिलेगा कि ये एक आर्ग्यूमेंट देंगे कि कांग्रेस पार्टी एक अनडेमोक्रेटिक पार्टी है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है। डेमोक्रेसी क्या है, लोगों के इंटरेस्ट के फेवर में काम करना, बट कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रही थी। तो इससे यहाँ पर हमें एक अनडेमोक्रेटिक रूल देखने को मिलेगा, ये पोर्ट्रे किया जाएगा वाया द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लीडर्स। ठीक है, बट यहाँ पर ये सारा तो पूरा बैकग्राउंड हो गया कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था, इकोनॉमी में क्या हो रहा था, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हमारे कैसे थे, फूड की इनसिक्योरिटी थी। बट एट लास्ट यहाँ पर क्या होता है, इलेक्टोरल वर्डिक्ट ही सब कुछ होता है। ठीक है, इलेक्टोरल वर्डिक्ट यहाँ पर क्या होगा, इलेक्टोरल वर्डिक्ट यहाँ पर ये होगा कि पहली बार यहाँ पर नेहरू जी के बिना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लड़ने जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि कंट्री के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अगेंस्ट एक ना एक वेव तो क्रिएट होगी, और इस वेव के क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी तो जीत जाएगी, बट कई जो स्टेट इलेक्शंस भी होंगे साथ में ना,
वहां पर काफी ज्यादा डेंट मिलेगा। ठीक है, काफी ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, डेंट देखने को मिलेगा आपको। इट मीन्स काफी नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को, काफी स्टेट्स कांग्रेस पार्टी लूज करेगी। और जो मिनिस्टर्स थे ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे इंदिरा गांधी, मतलब जब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ होती है उसके बाद ये आती हैं, तो इनकी कैबिनेट थी। और उस कैबिनेट में क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स यहाँ पर हार गए। तो ये दिखा रहा था कि क्लियरली पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। काफी सारे स्टेट्स में, नियर अबाउट 7 स्टेट्स में क्या है, कांग्रेस पार्टी अपनी मेजोरिटी को लूज कर देती है। और वहां पर क्या है, कोलिशन पॉलिटिक्स आती है। कोलिशन पॉलिटिक्स मतलब हमने ऊपर देखा था ना कि ये नई पार्टीज निकल करके जा रही हैं कांग्रेस पार्टी से बाहर। ये सारी पार्टीज जो निकल करके कांग्रेस पार्टी से बाहर जाएंगी, ये अपना एक ग्रुप बनाएंगी। और वाया कोलिशन मतलब हो सकता है एक पार्टी को 10 वोट मिले हो, सीट्स मिली हो, दूसरी पार्टी को 20 सीट्स मिली हो, और टोटल 100 सीट्स चाहिए हो गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी पार्टीज क्या करेंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और 100 सीट्स को एक्वायर कर लेंगी, और यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। बट यहाँ पर जो एक पॉइंट जो नोट करने लायक है कि कोई पहली सिंगल पार्टी, ठीक है, सिंगल पार्टी मतलब जो नॉन कोलिशन थी, अकेले खुद के दम पर एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी रीजनल पार्टी जिसने क्या किया यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की, वो थी यहाँ पर डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कसागम। ये तमिलनाडु की पार्टी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैप है आपके सामने कि असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या थे 1967 के। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी रेड में स्टेट्स हैं ना, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये हिंदी बेल्ट के इतने स्टेट्स हैं। साथ में केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ पर कांग्रेस की डिफीट हुई थी। तो उस समय क्या है, एक काफी जोक चला करता था कि अगर आप दिल्ली से बंगाल तक जाओगे, उड़ीसा तक जाओगे, तो आपको एक भी स्टेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कांग्रेस पार्टी बची हो। जबकि मेजॉरिटी यही वो स्टेट्स थे जहां से कांग्रेस पार्टी का राइज देखने को मिला था। स्पेशली यूपी और दिल्ली का एरिया जो था, ये काफी स्ट्रांग था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि डीएम की पार्टी जीतती है, और बाकी सारी जगह क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म होती हैं। अब यहाँ पर मैं उसी से कोलिशन कोलिशन कर रहा हूँ। तो कोलिशन क्या होता है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि सपोज दैट यहाँ पर 5 पार्टीज हैं। ठीक है, और इनमें से एक पार्टी कांग्रेस पार्टी होगी, बाकी सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज। अब यहाँ पर 200 सीट्स हैं। ठीक है, ये किसी स्टेट के इलेक्शन में देख रहा हूँ, और यहाँ पर चाहिए क्या, 101 सीट चाहिए किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट में आने के लिए। तो अब कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर इतनी नहीं मिली है। सपोज दैट कांग्रेस पार्टी को 50 सीट्स मिली हैं, और ये बाकी की 150 सीट्स क्या हैं, ये डिवाइड हो गई हैं 4 पार्टीज के बीच में। बट किसी भी एक, इसमें अगर कोई भी एक पार्टी देखोगे ना, तो किसी भी एक पार्टी को 101 सीट्स नहीं मिली। तो ये 4 पार्टीज क्या करेंगी, ये आपस में क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगी, और ये आपस में मिल जाएंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। इससे क्या होगा, ये जब पूरी 4 पार्टीज की स्ट्रेंथ आप मिला दोगे आपस में, तो 101 से ज़्यादा हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो इनकी पार्टी बन जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी। तो यही पूरा प्रोसेस होता है हमारा कोलिशन का प्रोसेस। ठीक है, ये सिंपल सा कोलिशन का प्रोसेस था यहाँ पर। बट उस समय यहाँ पर ये कार्टून दिखा रहा है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग भी, राइट आइडियोलॉजी के लोग भी यहाँ पर कोलिशन में आ गए थे। मतलब आइडियोलॉजी सेम नहीं है इनका, जो यहाँ पर जो इनका क्या कहते हैं, प्रोपागेंडा है, प्रोपागेंडा नहीं है, या फिर हम कहें जो जिन पॉइंट्स को लेकर के बात करते हैं वो सेम नहीं है। बट इनको सिर्फ कांग्रेस का अपोज करना था, इसीलिए साथ साथ में आकर गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर कोलिशन भी हो गया। ठीक है, अब कोलिशन हुआ तो उसके बाद यहाँ पर एक और नया फिनोमेना देखने को मिला हमें 1967 इलेक्शन में। वो क्या था, डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब क्या, हमने ऊपर क्या देखा था कि 5 पार्टीज, एक कांग्रेस और 4 नॉन कांग्रेस। अब सपोज दैट कांग्रेस के पास यहाँ पर सिर्फ 98 सीट्स आती हैं। ठीक, और इनके पास 102 सीट्स आती हैं। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी देखिए क्या है कि अगर ये सारे आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या कर लेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। बट यहाँ पर कांग्रेस को पार्टी बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने सीट्स चाहिए, सिर्फ 3। तो 3 क्या करेंगे, ये क्या मैनेज किया जा सकता है। तो ये क्या हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया या कोई भी एक्स पार्टी यहाँ पर क्या है, लुक्रेटिव ऑफर देगी इन द फॉर्म ऑफ मनी या फिर मिनिस्टेरियल पोस्ट, कि आप हमारी पार्टी में 3-4 लोग आ जाओ और हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर लोगों ने इलेक्ट तो इनको इन 4 पार्टीज के नाम पर किया था,
इनकी आइडियोलॉजीज के नाम पर किया था। अब क्योंकि यहाँ पर 3 4 5 करप्ट यहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं जो पैसे या फिर मिनिस्ट्रियल पोस्ट के यहाँ पर लालच में आकर के कांग्रेस पार्टी में चले जाएंगे, ये होता है डिफेक्शन। इसका मतलब ये कि आप जिस पार्टी से इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, आप उस पार्टी को छोड़ कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लो। तो अब ये 3 4 लोग क्या हैं, लालच में आकर के इनके पास चले जाएंगे और इनकी गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। ये डिफेक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक कार्टून है, इधर चला मैं उधर चला, मतलब मैं अलग कहीं और होकर के आया था और मैं जा कहीं और रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका डिफेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो ये इतना ही था हमारे आज के इस लेक्चर में। अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में और ट्राई करेंगे अपने चैप्टर को कंक्लूड करने का। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।